कलेक्टिव और इंडिविजुअल्स ने अपना कब्जा मजबूत कर लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दूसरा दौरा ब्रिटानिया का। पहले वो मलका एलिजाबेथ के दौर जो वो हयात थी उस दौर गए, और इस बार उनके बेटे बादशाह चार्ल्स की रेन के दौरान वो पहुंचे हैं। बहुत ही उनका बेहतरीन एहतमाम हुआ, एक बड़ा बैंक्वेट दिया गया उनको। जिस तरीके से रिसीव किया गया है ये अनप्रेसिडेंटेड है ब्रिटानिया की हिस्ट्री में कि अमरीकी सदर दूसरी बार उसको इनवाइट किया जाए इस तरीके से, इस फैनफेयर से। और अमरीकी सदर ट्रंप ने स्पीच भी दी, वो भी सुनते हैं। मगर पहले सुने किंग चार्ल्स को कि उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं। Our countries have the closest defense, security, and intelligence relationship ever known. In 2 world wars, we fought together to defeat the forces of tyranny. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. We're joined by history and fate, and by love and language, and by transcendent ties of culture, tradition, ancestry, and destiny. We're like 2 notes in one chord, or 2 verses of the same poem, each beautiful on its own, but really meant to be played together. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. तो ये थे सदर डोनाल्ड ट्रंप, और उससे पहले आपने किंग चार्ल्स का भी सुना। ट्रंप ने पहले तो धमकियां दे रहे थे कनाडा को। कनाडा ऑब्वियसली ब्रिटानिया का एक एक्सटेंशन है, और कनाडा का जो सॉवरेन है वो है किंग चार्ल्स। तो जब धमकियां दी जा रही थी, मार्क कार्नी को इलेक्ट किया। ट्रूडो के दौर में पहले धमकियां दे रहे थे कि हम ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे कनाडा को, ये सब कुछ। मगर जब कार्नी इलेक्ट हुआ तो उसने सबसे पहली चीज क्या की? सबसे पहली चीज उसने की कि बादशाह चार्ल्स को उसने बुलाया कनाडा पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट का आगाज करने के लिए। और चार्ल्स आए यहाँ पे, किंग चार्ल्स। उन्होंने जो सेशन था वो खोला। उसके बाद जो ट्रंप की धमकियां थी वो थम गई। क्यों? वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की जो वालदा हैं मरहूम, उनको बहुत अफिनिटी थी रॉयल फैमिली से और ब्रिटानिया से। उनका ताल्लुक मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड से था ओरिजिनली। और डोनाल्ड ट्रंप के वालिद के जो ताल्लुक है वो जर्मनी, उनके परदादा आए थे। ट्रम्प उनका नाम था ओरिजिनल, और चेंज करके ट्रंप कर दिया। तो जर्मन ओरिजिन के उनके वालिद थे। उनकी वालदा का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, और स्कॉटलैंड ऑब्वियसली ब्रिटानिया का एक हिस्सा है अभी भी। और इसलिए उनके दिल के अंदर भी एक नरम जगह मौजूद है ब्रिटानिया के लिए। मगर ट्रंप ने एक तरह से तबाही मचाई हुई है अभी पूरी दुनिया के अंदर। एक जगह पे वो थ्रेट कर रहा है, दूसरी जगह पे वो इजरायली बर्बरियत को और हवा दे रहा है। और अब लग रहा है कि अमेरिका के अंदर एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि इजराइल को किसी तरीके से उसका जो नैरेटिव है, इमेज बिल्डिंग है, उसको तरजीह दी जाए। और इसके अंदर कुछ बड़े अहम नुक्ते हैं जो सामने आए हैं। पहले बात शुरू करते हैं चार्ली कर्क, जो कुछ हफ्ते कबल जिसको मार दिया गया यूटा के अंदर गोली मार के। और वो बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लुएंसर था। टर्निंग पॉइंट यूएसए उसका प्लेटफॉर्म था, और वो इजराइल का बहुत बड़ा हिमायती भी था। मगर पिछले कुछ माह के अंदर उसकी इस हिमायत के अंदर थोड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। इनफैक्ट जो टर्निंग पॉइंट यूएसए यूनिवर्सिटीज में जाके बात कर रहा था बच्चों से, स्टूडेंट से, टीचर से, तो उसके अंदर एक मोमेंटम पैदा हो रहा था, क्योंकि ये सब चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही थी टर्निंग पॉइंट यूएसए की वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। तो लोग इंक्रीजिंगली सवाल पूछना शुरू हो गए थे कि भाई हम इतना इजराइल को क्यों हम इतना हिमायत देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो चार्ली कर्क के मरने के बाद, और उसको मारा आएगा टाइलर रॉबिन्सन, एक बंदा आएगा उसने। अब इसके ऊपर बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है कि वही बंदा था या ये सेटअप है, कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं। खैर, जो भी कंस्पिरेसीज अपनी जगह, मगर मरने के बाद चार्ली कर्क के जो उसका प्लेटफॉर्म था टर्निंग पॉइंट यूएसए,
उसे एक प्रो इजरायली बेन शपीरो जो डेली वायर चलाता है, उसने एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है। टर्निंग पॉइंट यूएसए की जो सीट थी, जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अब बेन शपीरो ने आना शुरू कर दिया है। उसने $1 मिलियन एक एज ए चैरिटी भी दिया है टर्निंग पॉइंट यूएसए को। और वो और मैट वॉल्श, एक और बंदा है जो डेली वायर के लिए काम करता है, यहूदी नहीं है, बेन शपीरो यहूदी है। ये सब मिलके अब वहां पे आके बैठ के प्रो इजराइल टॉकिंग पॉइंट्स को तरजीह दे रहे हैं, एक तरह हवा दे रहे हैं कि हाँ, हम अमेरिका के साथ हैं, मगर हम इजराइल अमेरिका का एक हिस्सा है। तो वो जो एक क्रिटिकल डायलॉग चल रहा था चार्ली कर्क के साथ, उसके अंदर रुकावट आ गई है। खबर कहां आती है? खबर आती है एक और वीलॉगर है कैंडिस ओवेंस करके। वो भी सेंटर राइट विंग की तरफ अपने आप को पाती है, मगर वो पिछले कोई 6-7 महीने से बड़ी क्रिटिकल हुई है इजराइल के ऊपर। और वो चार्ली कर्क की बड़ी करीबी दोस्त भी थी। इनफैक्ट जो चार्ली कर्क का टर्निंग पॉइंट यूएसए था, उसको सेटअप करने के अंदर कैंडिस ओवेंस का भी एक हाथ था। कैंडिस ओवेंस भी एक जमाने में बड़ी प्रो इजराइल हिमायती होती हैं। इनकी शादी भी एक बड़े अमीर यहूदी खानदान के अंदर हुई हुई है ब्रिटानिया में। मगर कैंडिस ओवेंस ने पिछले कुछ दिनों में आके एक बड़ी अजीब खबर निकाली कि चार्ली कर्क के मरने से कबल, कुछ दिन कबल, एक बड़ी मीटिंग हुई चार्ली कर्क की बिल एक्मन और कई और डोनर्स के साथ। अमेरिका के हैम्पटन्स का इलाका है, बड़ा एक प्रोमिनेंट महंगा इलाका है ईस्ट कोस्ट के अंदर, उधर। वहां पे अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू कैंडिस मुंह मारी हुई चार्ली कर्क की बिल एक्मन के साथ और दीगर इजराइल हिमायतियों के साथ, जो नाराज थे चार्ली कर्क के ऊपर कि तुम इतने सवाल क्यों उठा रहे हो इजराइल के ऊपर। और कुछ दिन बाद उसको मार दिया गया। अब ये नहीं कहा जा रहा कि इजराइल ने चार्ली कर्क को मारा था, ये कहा जा रहा था कि इजरायली और इजराइल के जो हिमायती हैं वो प्रेशर डाल रहे थे कर्क के ऊपर कि तुम अपना जो ये नैरेटिव है, नुक्ता है, इससे दोबारा तुम प्रो इजराइल की तरफ लेके आओ। ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा, चार्ली कर्क के जिस तरह वो मरा है, तो सबसे पहला जो बंदा जिसने ट्वीट किया वो था बेंजामिन नेतन्याहू, सही। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सबसे बड़ा हिमायती था चार्ली कर्क और हमने एक अपना एक बड़ा अहम हमारा जो एक किरदार था वो हमने खो दिया है, ये सब चीजें। मगर बात यह है कि चार्ली कर्क अकॉर्डिंग टू कैंडिस ओवेंस, और अब टकर कार्लसन भी आ गया है, दीगर और लोग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इजराइल हमारा दोस्त नहीं है उस तरीके से जिस तरह हम समझते हैं। दोस्ती अपनी जगह पे, मगर अगर इजराइल की हमने बर्तरी करनी है अमेरिकन इंटरेस्ट को के ऊपर रख के, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट हो गई है। एक तरफ टेक ओवर हो रहा है, इजरायली प्रो इजराइल जो बेन शपीरो टाइप लोग हैं वो नैरेटिव के अंदर घुसना चाह रहे हैं एक तरफ। दूसरी जानिब एक रेजिस्टेंस जो चल रही है, और चार्ली कर्क के मरने के बाद उसके अंदर भी थोड़ी हवा आई है कि वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। मगर गेम बहुत ऊंची सतह पे खेला जा रहा है कि एक तरफ तो कर्क है, चार्ली कर्क, कैंडिस ओवन और ये सब कैरेक्टर्स हैं। बिल एक्मन बहुत अमीर, अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है। मगर जो टॉप एचेलॉन है, जिसके अंदर इलॉन मस्क आता है, जिसके अंदर और दीगर लोग बिलियनर्स, अल्ट्रा बिलियनर्स आते हैं, उनमें से एक किरदार है ऑरेकल का चीफ लैरी एलिसन, जो एक यानी हार्ड कोर जायनिस्ट है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, लैरी एलिसन का। लैरी एलिसन ने के पिछले कुछ अरसे के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग है और पैसा डालना है, उसने नेक्स्ट लेवल पे वो चीज लेके चला गया है। और उसके बेटे ने सीबीएस न्यूज, जो अमेरिका के अंदर 4 या 5 बड़े मेन स्ट्रीम नेटवर्क्स हैं, सीबीएस न्यूज के अंदर एक कंट्रोलिंग शेयर ले लिया है। और इसके साथ साथ उसके अंदर अब उन्होंने, लैरी एलिसन और उसके बेटे ने, बैरी वाइस न्यूयॉर्क टाइम्स की साबिका कॉलमनिस्ट है, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया द फ्री प्रेस के नाम से, और उसके अंदर कंप्लीट इजराइल की हिमायत होती है। तो बैरी वाइस को सीबीएस न्यूज डिवीजन का हेड बनाने का इरादा है। $200 मिलियन देके उन्होंने जो फ्री प्रेस थी उसे खरीद लिया है और बैरी वाइस को सीबीएस न्यूज के ऊपर डाल दिया है। तो आप समझ लें कि जो नैरेटिव बिल्डिंग या शेपिंग के अंदर, क्योंकि इतना उन्होंने अपना ग्राउंड लूज कर दिया, टिकटॉक भी बैन किया, आपको याद होगा, फिर टिकटॉक को दोबारा अलाउ किया। टिकटॉक के अंदर एक उन्होंने
साबिक आईडीएफ की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर लगाई कि एंटी सेमिटिज्म, जो यहूदियों के खिलाफ नफरत है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज हुई। अब अमेरिका के अंदर टिकटॉक का अलग डिवीजन बनाने की बात भी हो रही है। तो ये 3-4 मोहरे एक साथ चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बेन शपीरो, इस टाइप के लोग, वो आगे बढ़े हैं। कॉर्पोरेट मीडिया के अंदर लैरी एलिसन और बैरी वाइस टाइप के लोगों को अंदर लेके आया जा रहा है कि अब जो भी स्पेस बची हुई है उसको किसी तरीके से खत्म करो। यानी एंटी इजराइल जो स्पेस है उसको खत्म करना है हमने किसी भी तरीके से। प्रो इजराइल वॉइसेस को भरो, प्रो इजराइल वॉइसेस को तरजीह दो और कंट्रोल करो दोबारा एक बार मीडिया को, जितना कर सकते हो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि नैरेटिव हाथ से निकल गया है। स्पेशली जो ये आप 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो इजराइल से नफरत करती है अब, क्योंकि गजा में जो हो रहा है, यानी 270 उन्होंने फलस्तीनी सहाफी मार दी है गजा के अंदर। यानी पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इराक, अफगानिस्तान, इन सबको अगर आप मिला भी लेना तो उसके अंदर भी इतने सहाफी नहीं मरे होंगे कंबाइंड, जो 270 सहाफी गजा के अंदर पिछले 2 साल के अंदर इजराइल ने मार दिए हैं। क्योंकि सच को रोकना है, सच को छुपाना है, कैमरा से डर है, राइट। और अब इजराइल एक दियो बन के सामने आ गया है, अपने असली रंग उसने दिखा दिए हैं, रूप उसने दिखा दिया है कि हाँ मैं ही हूं और मेरी ही मर्जी चलेगी और मेरी ही बात चलेगी। ये बड़ा खतरनाक मौका है, क्योंकि दुनिया डिवाइड हो रही है और हम इसके आसार देख रहे हैं। ऑफ कोर्स सऊदी अरब, मशरिक वुस्ता के अंदर भी पाकिस्तान के साथ जो ये इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन डील की है, या स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो डील की है एग्रेशन नॉन एग्रेशन को लेकर, उसके पीछे भी इजराइल और अमेरिका का डर है। क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी कि यार हम इजराइल को, जो हमारा पालतू कुत्ता है, उसे रोक के रखेंगे, नेतन्याहू को। मगर अब ट्रंप के आने के बाद एक खुली छूट हो गई है सबके पास। ना सिर्फ वो, जो अनासिर थे जो कंट्रोल कर रहे थे, टेक से लेकर मीडिया, सब चीजें, वो अपना खुल के सामने वापस बजाहिर तौर पर सामने आ गए हैं, जैसे लैरी एलिसन, जैसे बैरी वाइस, जैसे बेन शपीरो। और कोई अब गुंजाइश नहीं है, या तो आप इजराइल के साथ हैं या इजराइल आपके खिलाफ है। अगर इजराइल आपके खिलाफ है तो आप कहीं नहीं छुप सकते। ये मैसेज दिया जा रहा है चार्ली कर्क के मरने के बाद। यहां तक कि उसके अंदर इजराइल का बजाहिर तौर पे तो हाथ नहीं था, मगर जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव शेप हो रहा है और जिस तरह इस चीज को लेके जा रहे हैं, तो बात बहुत वाजे है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।